नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। देखिए, ये वीडियो जो रहेगा ये सीरीज वाइज बनेगा। हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में 100 सवाल ऐसे लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपका वो एसएससी जेई का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी जेई का, या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसा कि हमने पीछे सिलेबस में डिस्कस किया था कि जनरल अवेयरनेस से हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि इस टॉपिक से संबंधित होंगे। क्योंकि जैसा आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो या फिर अपना हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इसको हम एक लिंक में तो पढ़ सकते हैं। मतलब हम अगर मान लीजिए हिस्ट्री से पढ़ाई करने वाले हैं तो हमें स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा। अगर बीच में हम कुछ लेंगे तो हमें वो ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन बायो का ऐसा नहीं है। बायो को हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो देखिए, प्रयोग कब किया था उसने? सन 1801 में। दूसरा सवाल है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने देखा होगा कि कुछ लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं शहद बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। थर्ड सवाल है हमारा, कवच यानी कि फंगस। हमने देखा होगा फंगस, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जो लोग उसकी पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं माइकोलॉजी। फोर्थ सवाल है हमारा, कीटक यानी कि इंसेक्ट्स, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, जब भी ये सवाल बने, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंसेक्ट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे एंटोमोलॉजी। क्या कहेंगे इसे हम? एंटोमोलॉजी। अभी देखिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी सवाल पूछा गया है, बार बार ये सवाल रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। ये देखिए, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, फ्रूट्स का हो गया, तो इसे कहते हैं पोमोलॉजी। तो जो भी लोग फ्रूट्स पे पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? पोमोलॉजी कर रहे हैं। अभी देखते हैं शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा पानी में कुछ हरा हरा आता है तो वो क्या रहता है? वो शैवाल रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? जो लोग उसकी पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। मतलब जो भी लोग उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी शैवालों की, तो उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट पालन, हमने देखा होगा ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल साइड में होता है, तो इसे क्या कहते हैं? जो लोग रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। अभी लोग जो फूलों का अध्ययन करते हैं, हमने फ्रूट्स देख लिया, शैवाल देख लिए, रेशम देख लिए, अभी देखते हैं कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसे देखिए, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसे एंथोलॉजी भी कहते हैं, जो फूलों का अध्ययन करते हैं, और जो फूलों की खेती करते हैं, यानी कि मतलब देखा होगा आपने नर्सरी टाइप में क्या रहता है, आपको ट्रीज मिल जाएंगे, लेकिन जो खाली फूल रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अभी देखिए, मछलियों का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्थोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? छिपकली हो गई हमारी, उसकी जो लोग पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉरोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मछलियों के पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, पिछला सवाल जो था हमारा, तो वो था मछलियों का अध्ययन था, उसे कहेंगे हम इक्थोलॉजी। और अगर सवाल आ जाएगा मछलियों के पालने का, तो उसे क्या कहेंगे हम? पिसिकल्चर। ये तो हो गए हमारी बेसिक 12 से 13 सवाल हो गए। ये आपको रटना है, आप इसको पढ़ाई करो, जो करना है करो। इसमें से आपको एक सवाल 100% मिल जाएगा एग्जाम में। अभी देखते हैं
अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तो अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो उसने जीवों को कितने इसमें डिवाइड किया था? तो किया था 2 टाइप्स में। वो कौन से हैं? जंतु समूह और वनस्पति समूह। अभी देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिस्टम नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है आरआरबी के एग्जाम्स में। तो ये किताब किसने लिखी थी? कैरोलस लिनियस ने। तो सिस्टम नेचुरे, ये फिर इसको सिस्टमा भी कहते हैं क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, तो इसे कहते हैं सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कैरोलस लिनियस ने। अभी नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो देखिए जीवों के जो रहते हैं 2 नाम यानी कि द्विनाम, किसने शुरू किया था? लिनियस ने। सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? तो किसने किया था? ये विटेकर ने किया था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है कि 5 जगत प्रणाली में किसने किया था वर्गीकृत? तो देखिए ये किया था विटेकर ने। तो 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत। अभी देखिए यहां से एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है द्विनाम पद्धति की संबंधित। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो जो द्विनाम पद्धति है उसमें जो पहला शब्द होता है वो वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द जाति को। तो किसे वैज्ञानिक नामों का जनक कहा जाता है? तो किसे कहेंगे हम? कार्ल लिनियस को। अभी देखिए और एक सवाल यहाँ पे छूट गया ऊपर, मनुष्य यानी कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या नाम है हमारा? होमो सैपियंस। जैसा कि हमने बात किया है ऊपर, द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द रहता है वो क्या रहता है? वंश, और सेकंड जो रहता है वो जाति। यानी कि मनुष्य में क्या है? होमो सैपियंस। होमो क्या है? वंश है, और सैपियंस क्या है? जाति है। अभी देखिए यहां से आपको वेरी इंपॉर्टेंट दिखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस 25 से 61। इसमें से एक सवाल हर एग्जाम में पूछा गया है। हम इसको एक ट्रिक से भी पढ़ेंगे। अभी देखिए क्या है, मेंढक यानी कि फ्रॉक का हमें ये नाम अंग्रेजी के हिसाब से ही पढ़ना है क्योंकि ये जो नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में है। तो हमें इसको हिंदी में नहीं पढ़ना है, हमें इसको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो देखिए मेंढक यानी कि फ्रॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है नाम मेंढक का? राना टिग्रिना। अभी देखिए मेंढक का आवाज कैसे रहता है? टर टर आवाज आता है उसका। तो हम टर टर आने से क्या करेंगे रियलाइज? राना टिग्रिना। और ये खाली एक ही वर्ड है इस टाइप का। तो मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? राना टिग्रिना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्ली यानी कि कैट का। कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। जैसा आपको पता है कि बिल्ली को क्या करते हैं हम हमारे घर में पालते हैं, यानी कि डोमेस्टिक हो गया। हम इससे करेंगे रियलाइज फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट है हमारा चूहा यानी कि रैट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके नाम में ही है रैटस रैटस। ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसके नाम में ही रैटस है। अभी देखिए मोर यानी कि पीकॉक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम इसको कैसे करेंगे याद? जो मोर के पैर होते हैं वो देखने में अच्छे नहीं होते, तो मोर क्या करता है? अपने पाँव को देख के रोता है, यानी क्या करता है? क्राई करता है। देखिए पाव पाओ पाव और क्राई पाओ क्राई, पाओ क्रिस्टिएटिस यानी कि पाओ क्रिस्टिएटिस। नेक्स्ट है हमारा कुत्ता यानी कि डॉग। इसका नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। देखिए डॉग जो होता है वो फैमिलियर होता है, यानी कि सबके साथ घुल मिल जाता है। तो फिर डॉग का क्या हो गया? कैनिस फैमिलियर।
नेक्स्ट सवाल है हमारा गाय यानी कि काउ। काउ का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। हमारे इंडिया में गाय क्या है? बॉस है, क्योंकि गाय को तो माँ का दर्जा दिया गया है यहाँ पे, तो बॉस इंडिकस। नेक्स्ट क्या है हमारा? भैंस यानी कि बफेलो। तो इसका नाम क्या है? बबल्स बबलिस। तो हम इसको क्या देंगे? बंटी बबली की तरफ से। तो बंटी बबली क्या है? बफेलो है। तो इसका नाम क्या है? बबल्स बबलिस। नेक्स्ट है हमारा शेर लायन। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पैंथेरा लियो। देखिए लियो एक साउथ इंडियन मूवी आई थी थालापति विजय की, उसमें उसका नाम क्या रहता है? लियो। लियो का मतलब क्या होता है? शेर। तो हम इसको क्या ध्यान रखेंगे? पैंथेरा लियो। नेक्स्ट है हमारा बाघ यानी कि टाइगर का। इसका नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस। देखिए इसके नाम में ही है टाइग्रिस। नेक्स्ट है हमारा हाथी यानी कि एलिफेंट का क्या नाम है? एलिफस मैक्सिमम। देखिए एलिफेंट की साइज होती है मैक्सिमम और उसके नाम में ही है एलिफस मैक्सिमस। तो हम इसको क्या करेंगे रियलाइज? मैक्सिमम से, एलिफस मैक्सिमस। नेक्स्ट है हमारा भेड़ यानी कि शिप। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओविस एराइस। जो मेष राशि होती है उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में अराइस कहते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे मेमोराइज? भेड़ का नाम क्या है? ओविस अराइस। नेक्स्ट सवाल है हमारा ऊंट। ऊंट यानी कैमल। कैमल का क्या नाम है? कैमेलस डोमेडियस। तो देखिए इसके नाम में ही दिखेगा आपको कैमेलस, तो इसको याद करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा बंदर यानी कि मंकी। इसका नाम क्या है? रिसस मकाओ। इसका नाम क्या है? रिसस मकाओ। आपको इसको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी आज तक। नेक्स्ट है हमारा घोड़ा यानी कि हॉर्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घोड़े का नाम है इक्कस कैबलस। क्या नाम है घोड़े का? इक्कस कैबलस। तो आपको बंदर और घोड़े का, इन दोनों का आपको याद करना होगा। आपको जैसा करना है ट्रिक से करिए या फिर इसका सीधा आप रट्टा मार लीजिए, लेकिन उसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई। इसका नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। देखिए इसके नाम में है मस्का डोमेस्टिका। ये हमारे घर में पाई जाती है, तो ये क्या हो गई? मस्का हो गई। और ये मस्का पाव पे आके बैठ जाती है, तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है हमारा डॉल्फिन। इसका नाम क्या है? डेल्फिनस डेल्फिस। देखिए इसके नाम में ही है डेल्फिनस डेल्फिस। आप इसके नाम से भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जब भी आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिखेंगे तो आपके इस अभी तक जितने भी देखे हैं ये गलत नहीं हो जाएंगे। अभी देखते हैं शतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रूथियो कैमिलस। देखिए इसकी आखिर में क्या है? कैमिलस। कैमिलस यानी क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऊंट का भी क्या था? कैमिलस था। इसका भी क्या रहेगा? कैमिलस। स्ट्रूथियो कैमिलस। यानी देखिए इसकी जो साइज होती है वो अदर बर्ड्स की तुलना में बड़ी होती है, और हमारा ऊंट भी साइज में बड़ा होता है। तो ऊंट और शतुरमुर्ग आपको एक तरीके से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अजगर यानी कि पाइथन। तो इसका नाम क्या है? पाइथन मोलुरस। इसके नाम में दिखेगा आपको पाइथन है। तो ये हो गए जो जीव से। अभी देखते हैं हम फ्रूट्स, फ्लावर्स और प्लांट्स का। कमल का नाम क्या है? निलंबो नुसिफेरा। बरगद बनयान, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फिकस बेंगलिनेसिस। देखिए आपको कमल हो गया, बरगद हो गया, ये आपको ट्रिक से याद करना है, करिए। कोई इसमें ट्रिक बनती हो तो मुझे कमेंट कीजिए, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो बरगद का नाम क्या है? फिकस बेंगलिनेसिस। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नीम का वैज्ञानिक नाम है अदरिस्ता इंडिका। नेक्स्ट है हमारा सेब यानी कि एप्पल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मैलस प्यूमिलिका, या फिर इसे डोमेस्टिका भी कहा जाता है, यानी कि मोलस प्यूमिला। मोलस प्यूमिला। नेक्स्ट है पपीता, पपाया। इसका नाम क्या है? करिका पपाया।
देखिए इसके आखिर में पपाया है, स्टार्टिंग पपाया हो जाएगा इसका, करिका पपाया। नेक्स्ट है हमारा नींबू यानी कि लेमन। लेमन का नाम क्या है? साइट्रस लेमन। तो देखिए इसके आखिर में क्या है? लेमन है, तो हम इसको रियलाइज कर सकते हैं आराम से। तो नींबू का नाम क्या है? साइट्रस लेमन। नेक्स्ट है हमारा तरबूज यानी कि वाटरमेलन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वाटरमेलन का नाम क्या हो गया? साइट्रस लाइनाटस। नेक्स्ट है हमारा फलों का राजा यानी कि आम। तो मैंगो का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो आप इसके नाम से भी इसको कर सकते हैं रियलाइज, मैंगीफेरा इंडिका। अमरूद यानी कि गुआवा, इसका नाम क्या है? सीडियम गुजावा। देखिए इसके नाम के पीछे क्या है? गुजावा, गवा गुजावा। नेक्स्ट है हमारा अनार यानी कि पोमीग्रेनेट। तो इसका नाम क्या है? पुनिका ग्रेनेटम। इसका नाम क्या है? पुनिका ग्रेनेटम। देखिए इसके नाम के पीछे क्या है? ग्रेनेटम है। और पोमीग्रेनेट के पीछे क्या नाम है? ग्रेनाइट। तो आप इससे भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनानस, पाइनएप्पल। इसका नाम क्या है? अनानस कोमोसस। देखिए इसकी स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा अनानस है ये। नेक्स्ट है हमारा इमली यानी कि टैमरिंड। इसका नाम क्या है? टैमरिंडस इंडिका। देखिए इसके नाम के सामने ही है टैमरिंडस। नेक्स्ट है हमारा छुई मुई पौधा, शेम प्लांट। वो जो रहता है हमारा, जिसको हम हाथ लगाते ही अपनी पत्तियां सिकुड़ लेता है, तो उसे क्या कहते हैं आप? मिमोसा प्यूडिका। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिमोसा प्यूडिका। नेक्स्ट है हमारा चावल। चावल का नाम क्या है? ओराइजा सतीवा, ओराइजा सतीवा। नेक्स्ट है हमारा आलू, पोटैटो। इसका नाम क्या हो जाता है? सोलैनम ट्यूबेरसम। इसका नाम क्या है? सोलैनम ट्यूबेरसम। नेक्स्ट है हमारा मटर यानी कि पी। इसका नाम क्या है? पीसम सटाइवम। देखिए स्टार्टिंग में ही है पी, पीसम सटाइवम। नेक्स्ट है हमारा गेहूं यानी कि व्हीट। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आपको एक ध्यान में आ गया कि चावल हो गया, मटर हो गया या फिर गेहूं हो गया, इसके आखिर में क्या है? इसमें कॉमन सटाइवा कॉमन है, दिख रहा है आपको? सटाइवा, सटाइवम, एस्टिवम। तो आप इन तीनों को भी एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर का बांस यानी कि बाम्बू। इसका नाम क्या है? बम्बूसा वेलगेरेसस। देखिए इसके नाम की स्टार्टिंग में है बम्बू, बाम्बू, बम्बू। आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलसी। तुलसी का नाम क्या है? ऑक्सिमम टेनिफ्लोरम। तो हम इसको कैसे करेंगे मेमोराइज? देखिए तुलसी का जो पौधा होता है उसको हम प्रणाम करते हैं तो हमें उस ऑसम लगता है, तो स्टार्टिंग में क्या है? ऑसिमम टेनिफ्लोरियम। तो ये 25 से लेकर 61 तक के जितने भी अभी हमने जस्ट रियलाइज किए वो आपको याद होना चाहिए। उसमें से 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो किसे कहेंगे हम? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन से है वो? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। उसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है जीव द्रव्य को? 2 भागों में। वो 2 कौन से हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। आप देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट है हमारा, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ये पता है आपको, ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? तो 80% तक वहां पे आपको पानी दिख जाएगा। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है?
सेल होती है यानी कि कोशिका। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो लोग सेल की पढ़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो कोशिका यानी कि सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो ये होती है माइकोप्लाज्म गैलेसेप्टिकमा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? छोटी देख ली हमने, बड़ी कौन सी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो ये होती है तंत्रिका तंत्र की। हमने छोटी देख ली, बड़ी देख ली, लंबी देख ली। अभी देखते हैं हम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ये श्लाइडेन और श्वान ने। कब किया था ये? 1838 और 1839 के बीच में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो किससे होती है? कोशिका से होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोशिका यानी सेल कितने प्रकार की होती है? ये देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि सेल कितने टाइप्स की होती है। तो सेल होती है 2 टाइप्स की। कौन सी है ये दोनों? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो किस में नहीं होता? प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। और किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो उसका अपोजिट कर लीजिए आप, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। किस प्रकार की कोशिका में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? यानी कि वो कौन सी कोशिका है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों से बनी होती है? तो वो कौन सी बनी होती है? तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? तो कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। एक बात ध्यान रखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनती है उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक, और जो सेलुलोज से बनती है उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? यानी कि वो कौन सी सेल है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है? तो कौन सी होती है? वो होती है प्रोकैरियोटिक। और किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यानी कि कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है? तो उसका अपोजिट होगा, यूकैरियोटिक में। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? यानी कि लाइसोसोम कहाँ पे नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होता। तो किस प्रकार की कोशिका में होता है ये? तो ये होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो डीएनए का एकल सूत्र कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र में होता है? हमने देख लिया था पहले एकल सूत्र। अब ये दोहरे कहाँ होता है? तो दोहरे होता है यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ध्यान रखिए, दोनों सवाल में अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें जो श्वसन होता है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, और अगर आप यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो उसमें जो श्वसन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? तो ये किस चीज से बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, तारक काय जैसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? ये देखिए, ये सवाल भी एसएससी में पूछा गया है कि सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर है बोबेरी ने। किसने की थी ये? बोबेरी ने। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये भी सवाल पूछा गया है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी?
तो देखिए इसकी खोज किसने की थी, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने, और ये कब की थी, 1953 में की थी। ये तो हो गया स्टार्टिंग का हमारा कि पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। लेकिन जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की, देखिए यहाँ पे जंगलिंग हो सकता है आपका। अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो ये किसने खोजा था, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। लेकिन जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो वो की थी G.E. पैलाडे ने। तो दो सवाल आपको ध्यान रखने हैं कि राइबोसोम में पादप में किसने की थी, रॉबिन्सन ने, और जंतु कोशिका में किसने की थी, P.E. पैलाडे ने, और ये कब की थी, 1955 में। तो देखिए 1953 में तो पादप में हो गया, 1955 में जंतु में हो गया, यानी कि रॉबिन्सन ने पहले की और पैलाडे ने बाद में की। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते सवाल, राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, तो किसका बना होता है ये, आरएनए एवं प्रोटीन का। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए ये भी पूछा गया है एग्जाम में, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है उसका फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है डीएनए का। हमने आरएनए देख लिया, देख लेते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने यहाँ पे सामने रख दिया है, आरएनए और डीएनए दोनों में डिफरेंस आपको देखते ही समझ में आ गया होगा क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो जो हमारा शरीर में प्रोटीन्स होता है तो उसकी फैक्ट्री किसे कहते हैं, उसकी फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे कहेंगे, राइबोसोम को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो किसने की थी खोज इसकी, अल्टमैन ने, और ये कब की थी, 1886 में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो हम जवाब देंगे अल्टमैन ने की थी 1886 में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया किसने, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया किसने, तो ये नामकरण किया था बेंडा ने। किसने किया था, बेंडा ने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो देखिए कोशिका का पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, राइबोसोम को, और कोशिका का पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी हमारे आज के आखिर के 3 सवाल है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा बेसिक टॉपिक बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमने पिछले देखा ना एक बार कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का, और कोशिका का इंजन भी किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब देखते हैं आज का आखिरी सवाल, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये डीएनए हमें मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ मिलेगा आपको ये, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हो गया आज के कुछ बेसिक सवाल। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जिस तरह से मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, ये देखिए जिस तरह से मैंने स्लाइड में ये टोटल क्वेश्चंस कवर अप किए हैं 1 बाय 1, आपको ये सारे सवाल इसी तरीके से नोटबुक में डेली के डेली आपको इसको नोट करना है। देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड उतने हार्ड सवाल एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि आपका टेक एग्जाम है। यहाँ पे आपको बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे जो कि बायोलॉजी से होंगे। हम खाली वही सवाल लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए, उसके अलावा हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम टेक्निकल जो सब्जेक्ट हैं हमारे उनको डीप में लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।